हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चनाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नॉलेज के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर नॉलेज का मेमोरी पार्ट आज देखने वाले हैं। मेमोरी आज का टॉपिक होगा मेमोरी, और मेमोरी के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, बस थोड़े थोड़े शब्दों में देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और आप इस वीडियो को देखने के बाद मेमोरी से अगर कोई क्वेश्चन कंप्यूटर आपके पार्ट में आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें आपके काम की वीडियोस मिल जाएगी। आपकी तैयारियों से रिलेटेड हर सब्जेक्ट्स के जो भी जनरल पार्ट्स हैं उनके आपको इसमें वीडियो मिल जाएंगे, और इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मेमोरी। तो टॉपिक है आज का मेमोरी। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है कि मेमोरी इज़ द इंटरनल स्टोरेज एरिया ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कि मेमोरी क्या होता है कि एक इंटरनल स्टोरेज एरिया है। ठीक है, कंप्यूटर का एक इंटरनल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर के अंदर एक एरिया बना हुआ है जिसमें स्टोरेज होता है, जहाँ पर डाटा जो है कलेक्ट होता है। ठीक है, उसी जगह को जो है मेमोरी कहा जाता है। जो भी स्पेस होता है जहाँ पर डाटा कलेक्ट होता है उसी जगह को कहते हैं मेमोरी। द CPU नीड्स इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर को जो है इनपुट डाटा की ज़रूरत होती है। जो भी डाटा हम इनपुट करते हैं, कि जैसे मान लीजिए 2 अंकों को जोड़ना है। ठीक है, 2 डिजिट्स को जो है प्लस करने के लिए कंप्यूटर में हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ 2 अंकों को हमें जोड़ना है। तो उसको प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शन, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ स्टोर्ड इन मेमोरी। और ये चीज़ें जो है मेमोरी में स्टोर होते हैं। जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो भी, और जो डाटा इनपुट करते हैं वो भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे करके समझाता हूँ। मान लीजिए आप कंप्यूटर में क्या करते हैं, आप कंप्यूटर में करते हैं 2 + 2। ठीक है, तो 2 + 2 कंप्यूटर कैसे समझेगा कि 2 + 2 को हमको 2 और 2 को हमको प्लस करना है। तो ये जो 2 हम लोगों ने इनपुट किया है, ये 2 वो भी कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर किया गया है कि 2 असल में होता क्या है, 1 और 2, ये 2 होता है। तो ये चीज़ कंप्यूटर में स्टोर किया गया है। उसके अलावा ये जो प्लस है वो हमारा इंस्ट्रक्शन है कि इस 2 और 2 को हमको प्लस करना है। तो ये प्लस क्या होता है वो भी कंप्यूटर में स्टोर किया गया है कि प्लस आखिर में होता है क्या। प्लस करने से 2 और ये इन दोनों 2 को आपस में प्लस करना है। ये जो चीज़ें होती हैं वो कंप्यूटर में पहले से स्टोर करके रखी जाती हैं। तो मेमोरी उन्हीं डाटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शन, इन दोनों चीज़ों को मेमोरी में पहले से स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन एंड डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी आर प्रोसेस्ड एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो डाटा होता है जो पहले से स्टोर होता है कंप्यूटर में, और इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं उन दोनों को प्रोसेस किया जाता है। वो दोनों कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होते हैं और बाद में जो है आउटपुट के रूप में वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ऑब्टेन होता है, आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हेंस मेमोरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। यानी कि इस वजह से मेमोरी क्या है, एक कंप्यूटर का अभिन्न अंग है। उसको कंप्यूटर से अलग नहीं किया जा सकता। अगर उसको कंप्यूटर में, किसी कंप्यूटर में मेमोरी ही नहीं होगी तो कंप्यूटर को चलाया जाना नामुमकिन है। तो कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग है मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। जैसे कि ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 0 and 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कंप्यूटर में जो है कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं। ठीक है, जितने भी डाटा और इंस्ट्रक्शन जो स्टोर होते हैं वो क्या होते हैं, 0 and 1 के फॉर्म में स्टोर होते हैं। हम कुछ भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, मान लीजिए हमको प्लस करवाना है। ठीक है, हमको जो है प्लस करना है किसी भी 2 डिजिट्स को, या फिर प्लस करना है। ठीक है, या फिर माइनस करना है। जो भी चीज़ें हम देते हैं तो कंप्यूटर उसको अपने लैंग्वेज में समझता है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर का एक लैंग्वेज होता है, बाइनरी कोड, वो अपने कोड के हिसाब से समझता है। और उस कोड में क्या होता है, सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 and 1। हम कुछ भी चीज़ उसको इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ भी करने के लिए कहते हैं, तो कंप्यूटर उसको पहले अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, समझता है, और उसका लैंग्वेज क्या है, 0 और 1 के फॉर्म में वो
समझता है। जैसे कि हम लोग उसको कहेंगे प्लस करने के लिए तो वो 0 1 0 0 1 इस टाइप से कुछ अपना कोड लैंग्वेज में उसको पहले कन्वर्ट करता है, फिर उसको समझता है, फिर उसको जो है कंपाइल करता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारे लैंग्वेज में फिर उसको प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है, बाइनरी कोड जिसका यूज़ करता है वो है 0 और 1। इन्हीं दो अंकों का वो अपने बाइनरी कोड में यूज़ करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बीट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट का जो है बीट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बीट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाइनरी डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, वो होता है बीट। तो ये एक मेमोरी का एक यूनिट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी का। ठीक है, इसको आगे हम एक सारणी की मदद से आप इसको देख सकते हैं। इसको 1 बीट जो है बाइनरी डिजिट, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो 1 बीट क्या है, एक बाइनरी डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, 8 बीट, जब 1 1 करके 8 बीट को मिला दिया जाता है तो इसको बोलते हैं 1 बाइट। ठीक है, उसके बाद 1024 बाइट्स जब मिल जाते हैं तो 1 KB बन जाती है। इसको पता होगा आपको, 1 KB 1 MB, ये आप लोगों ने सुना होगा, KB MB GB TB ये सब आप लोगों ने सुना होगा। कई बार एग्जाम्स में इन्हीं तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूछ लिया जाएगा कि 1024 KB में कितने MB होते हैं, या फिर 1 MB में कितने KB होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं। अगर आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है या इसकी कोई जानकारी नहीं है तो अक्सर कई स्टूडेंट की गलत हो जाते हैं। वैसे ये जनरल जानकारी है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको कम से कम इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस सारणी में से इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो 1024 बाइट बराबर 1 KB। ठीक है, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB और 1024 GB बराबर 1 TB। इतना को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्स में इतने ही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी जो है कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। पहला जो है प्राइमरी मेमोरी इसको कहा जाता है, यानी कि प्राथमिक मेमोरी। सेकेंड जो है सेकेंडरी मेमोरी, इसको कहते हैं द्वितीयक मेमोरी हिंदी में। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी मेमोरी है यही कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको यूज़र अपने हिसाब से पोर्टेबल होता है, वो अपने हिसाब से उसको डाला या निकाला जा सकता है। आगे समझते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को और अच्छे से। सबसे पहले बस इतनी समझ लीजिएगा, प्राइमरी मेमोरी जो होता है मेन मेमोरी होता है, वो प्राथमिक मेमोरी होता है, उसका रहना कंप्यूटर में ज़रूरी है, बिना उसके कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो पोर्टेबल होता है, वो अपने हिसाब से यूज़र फ्रेंडली होता है, यूज़र के ज़रूरतों के हिसाब से उसको लोड किया जाता है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के कुछ प्रकार देख लीजिए, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। ठीक है, तो मेन मेमोरी क्या होती है। फर्स्ट है रीड ऑनली मेमोरी। इसके कुछ प्रकार हैं ये। रीड ऑनली मेमोरी जिसको कहते हैं रोम। रोम से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। रोम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। इससे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कि रोम, कभी कभार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि रोम के फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, रोम का पूरा नाम बताइए, और भी कई तरह के अलग अलग क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो इसके बारे में जो जानने लायक बातें हैं वो वही बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर रोम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। रोम जो होता है यह एक स्थायी मेमोरी होता है कंप्यूटर का। ठीक है, परमानेंट मेमोरी होता है। इसका होना कंप्यूटर में आवश्यक है। जब कंप्यूटर बनाया जाता है, जब कंप्यूटर को जब किसी यूज़र तक पहुँचाया जाता है तो उसमें रोम का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे उसमें कोई भी सेकेंडरी मेमोरी लगी रहे चाहे ना लगी रहे, रोम ज़रूर लगी रहती है। ठीक है, ये रोम क्या होता है, इसमें कुछ डाटा पहले से स्टोर कर दिए जाते हैं, जिससे कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलता है कंप्यूटर के ऑन होने का, ऑफ होने का। ठीक है, कंप्यूटर किस तरह से काम करेगा, कंप्यूटर कैसे अपने रिजल्ट शो करेगा, वो सभी चीज़ें जो है रोम में स्टोर्ड होती हैं। वो सभी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, वो सभी डाटा जो है रोम में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो रोम में ये काम होता है। सेकेंड में आ जाते हैं। सेकेंड जो है आपका है प्रोम। इसको कहते हैं पी रोम या फिर प्रोम कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल रोम जैसे ही है, बस इसमें अंतर ये होता है कि इसको
ये प्रोग्रामेबल है, यानी कि इसमें प्रोग्राम किया जा सकता है यूज़र के हिसाब से। यूज़र क्या चाहता है और यूज़र के ज़रूरतों के हिसाब से इसमें कुछ प्रोग्राम ऐड किए जा सकते हैं। ये होता है पी रोम, ठीक है। तो रोम और पी रोम में डिफरेंस समझ लीजिए। रोम क्या होता है, एक बेसिक डाटा इसमें स्टोर होता है। यूज़र चाहे ना चाहे इसमें जो डाटा स्टोर होना है वो होगा ही, कि कंप्यूटर कैसे ऑन होगा, ऑफ होगा, वो कैसे काम करेगा, ये सभी चीज़ें। लेकिन ये जो पी रोम है उसमें यूज़र के हिसाब से कुछ प्रोग्राम अलग से भी उसमें फीड किए जा सकते हैं। थर्ड जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको कहते हैं ई प्रोम, ठीक है। ई प्रोम, ये जो है प्रोम है और उसमें ई जोड़ दिया गया है, ई प्रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोग्राम होता है, जो यूज़र के ज़रूरत के हिसाब से प्रोग्राम जो डाले जाते हैं उसको इरेज भी किया जा सकता है, ठीक है। ये रोम में इरेज नहीं किया जा सकता, इसको याद रखिएगा। रोम में जो डाटा होते हैं उसको कभी भी इरेज नहीं किया जा सकता और ये खुद भी नष्ट नहीं हो सकते। इसकी एक क्वालिटी है रोम की, इसको ना तो इरेज किया जा सकता है और न ही स्वतः नष्ट होते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड वाला है इरेजेबल, इसको इरेज किया जा सकता है और ये प्रोग्रामेबल भी होता है, यूज़र के हिसाब से इसमें प्रोग्राम किया जा सकता है। फोर्थ आते हैं इलेक्ट्रिकली ई प्रोम, ठीक है। तो ये ई प्रोम इसी के तरह है, बस इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक मेथड से इसको प्रोग्राम किया जाता है। इसको डिलीट करने के लिए, इसके प्रोग्राम को डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक वोल्ट की मदद ली जाती है, ठीक है। थर्ड वाले में क्या होता है, थर्ड वाले में इसके प्रोग्राम को डिलीट करने के लिए जो है यूवी रेज का यूज़ किया जाता है। यूवी आप जानते होंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है उसका यूज़ किया जाता है इसके प्रोग्राम को डिलीट करने के लिए। और ये फोर्थ वाले के प्रोग्राम को डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक वोल्ट की मदद ली जाती है। इसका यूवी रेज थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का इलेक्ट्रिक वोल्ट, इसको याद रखिएगा। फिफ्थ जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको रैम कहा जाता है, इससे भी आप बिल्कुल चिर परिचित होंगे, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, रैम का फुल फॉर्म लिखने के लिए आ जाता है। तो रैम भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है कंप्यूटर का, ठीक है। रैम क्या होता है, ये एक तरह का अस्थायी मेमोरी होता है, ठीक है। ये एक तरह से परमानेंट नहीं होता, इसमें जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो बार बार डिलीट होती रहती हैं, फिर से स्टोर होती हैं, फिर से डिलीट होती हैं, इस तरह से ये कार्य करता है। रैम एक इस तरह का एक मेमोरी चिप की तरह होता है जिसको मदरबोर्ड में लगाया जाता है, ठीक है। मदरबोर्ड में ये फिट रहता है। और मान लीजिए जैसे कि आप कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे हैं और लाइट चली जाती है, ठीक है। फिर लाइट आने के बाद जब कंप्यूटर को आप फिर से ऑन करते होंगे तो कंप्यूटर पर जो प्रोग्राम आपने छोड़ा है तो कई बार वही प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो कंप्यूटर के ऑफ होने से पहले वो प्रोग्राम, ऑफ होने पर वो प्रोग्राम कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। तो वो ये कहाँ पर स्टोर होता है, वो चीज़ें जो है रैम पर ही स्टोर होती हैं। तो रैम का ये काम होता है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होता है, ये कैश मेमोरी जो है आपके मोबाइल में भी कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। कैश मेमोरी के कारण भी जो है मोबाइल का जो डाटा स्टोर होते रहता है और मोबाइल की मेमोरी भरते रहती है। तो कैश मेमोरी एक तरह का क्या काम करती है मैं बताता हूँ। ये एक जैसे सीपीयू है, ठीक है, और आपका मेमोरी स्टोरेज है, ठीक है। मेमोरी स्टोरेज है, इन दोनों के बीच जो है, इन दोनों के बीच ये समायोजन का काम करती है, ठीक है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि ये सीपीयू और जो आपकी मेमोरी है उसके दोनों के बीच तालमेल बनाने का काम करती है, ठीक है। तो सीपीयू की जो स्पीड होती है, वो काफ़ी तेज़ होती है और जो मेमोरी की स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है। तो इन दोनों के स्पीड के बीच तालमेल बनाने का जो काम करता है वो करता है कैश मेमोरी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी आपको पता है सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जिसको यूज़र के हिसाब से कंप्यूटर में फीड किया जा सकता है या फिर उसमें जो भी डाटा स्टोर होते हैं उसको पढ़ा जा सकता है या फिर उसमें कुछ करेक्शन किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहला फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आप लोगों ने नाम सुना होगा। कुछ इस तरह से एक छोटा सा प्लास्टिक का डिस्क आता था पहले, जो कि आजकल बंद भी हो चुका है। इसका यूज़ जो है लगभग समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो पहले शुरू में जो है कंप्यूटर में इसी फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया जाता था मेमोरी इक्विपमेंट के रूप में, ठीक है। इसकी मेमोरी काफ़ी कम होती थी, जैसे कि 1.44 MB, ठीक है, 1.44 MB। इसके अलावा जो है 2.88 MB की भी एक फ्लॉपी डिस्क आती थी।
तो इसके मेमोरी को याद रखिएगा 1.44 MB 2.88 MB, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में आप लोग जानते होंगे, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क फिट होता ही है, ठीक है। हार्ड डिस्क तो आजकल बहुत ज़्यादा मेमोरी के GB TB, ठीक है, कई GB और TB तक के हार्ड डिस्क अवेलेबल होते हैं आजकल। और पहले से ही जो कंप्यूटर खरीदा जाता है पहले से उसमें हार्ड डिस्क फिट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के होते हैं और बहुत ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। फिर है CD रोम। CD का फुल फॉर्म आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिए। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है CD, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। तो CD रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यानी कि एक CD की तरह ही होता है। CD आपको पता होगा, इस तरह से एक कॉम्पैक्ट डिस्क जिसमें पहले वीडियोस देखा जाता था, मूवीज़ देखा जाता था, तो CD रोम यही होता है, ठीक है। तो जो CD रोम होता है उसमें कुछ डाटा स्टोर कर दिए जाते हैं और इसके डाटा को जो है इरेज नहीं किया जाता है, इरेज नहीं किया जा सकता। एक बार अगर इसमें डाटा स्टोर कर दिया गया तो ये परमानेंट हो जाता है, रीड ओनली हो जाता है, ठीक है। इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? इसकी कैपेसिटी 700 MB तक की होती है, उसमें लिखा होता है। आप देखिएगा कोई भी एक नॉर्मल CD होती है जिसमें 700 MB उसकी कैपेसिटी पहले से लिखी होती है। तो ये होती है CD रोम। नेक्स्ट है CD वॉर्म, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी। तो ये इसी की तरह, ये भी इसी की तरह ही होती है। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक बार ही इसको लिखा जा सकता है, एक बार ही इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है और कई बार इसको यूज़ किया जा सकता है, दोनों एक ही तरह के होते हैं। नेक्स्ट जो है CDRW, ठीक है। CDRW का मतलब है रीड एंड राइट। CD रीड एंड राइट, इसको कितने बार भी डिलीट किया जा सकता है, फिर इसमें डाटा कितने बार भी चाहें तो स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है DVD। इसका भी फुल फॉर्म आप लोग अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। इसका DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, इसको नोट करके आप लोग रख सकते हैं। कई बार इसका भी फुल फॉर्म कई एग्जाम्स में पहले भी आ चुके हैं। फिर आते हैं पेन ड्राइव में, ठीक है। DVD के बारे में एक और बात समझ लीजिए, इसकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी कैपेसिटी वो 4.7 GB की होती है। आप लोगों ने DVD देखी होगी, ठीक है। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क 4.7 GB की होती है, ठीक है। ये दो तरह की आती हैं, ठीक है, एक लेयर और दो लेयर। एक लेयर की जो कैपेसिटी 4.7 GB और जो दो लेयर की कैपेसिटी होती है 8.5 GB। ये दो तरह की आती हैं, एक लेयर और दो लेयर में, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव आपको पता होगा आज के समय में पेन ड्राइव ही ज़्यादा चलती है। आजकल CD का चलन कम हो गया है, DVD भी धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। अब जो है पेन ड्राइव का समय आ गया है। पेन ड्राइव से भी और भी छोटे चिप आजकल आने लगे हैं जो है मोबाइल में जो यूज़ किए जाते हैं, मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो ये पेन ड्राइव कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक यंत्र होता है, इस तरह का छोटा सा ही होता है और इसको USB स्लॉट में लगा करके इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप जो है उस समय का काफ़ी सुरक्षित जो है एक माध्यम हुआ करता था। जैसे कि आप लोग जानते होंगे जो पहले ज़माने में CD कैसेट हुआ करते थे, ठीक है। कैसेट में जो गाना सुनते थे इस तरह का एक कैसेट होता था, ठीक है। उसमें रील इस तरह से रील लपेटा हुआ होता था, बिल्कुल इसी तरह से होता है ये मैग्नेटिक टेप, ठीक है। ये मैग्नेटिक टेप उसी तरह से होता है और इस रील की लंबाई जितनी होती है इसकी कैपेसिटी उतनी ही अधिक होती है। छोटा रील होगा छोटी कैपेसिटी, बड़ा रील होगा तो बड़ी कैपेसिटी। तो ये होती है मैग्नेटिक टेप। तो ठीक है, इतनी मेमोरी के कुछ इतने ही प्रकार थे। आज हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कुछ चीज़ें देखी। आई होप आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी इसको इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस तरह के कुछ मेमोरी के हम लोग एग्जांपल देखे यहाँ पर। तो मेमोरी से बस इतने ही तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। और ठीक है, इसके अलावा आगे कंप्यूटर के बारे में और पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।